बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अदीबा काजी। नाज़रीन, प्रोग्राम की इब्तिदा आज के अगेन अहम पब्लिक अवेयरनेस मैसेज के साथ कि कोरोना से डरना नहीं बल्कि इससे लड़ना है, बचना है। कोरोना का वाहिद और आसान हल एहतियात है। चंद दिन की एहतियात में ही हमारी और नस्लों की बका है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा हिदायत पर अमल करके इस मोहलिक वबा से बचा जा सकता है। कौमें वही याद रखी जाती हैं जो मुत्तहिद होकर आफतों और बीमारियों से, दुश्मनों से लड़ती हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अजली दुश्मन भारत की, जो अपनी कारस्तानियों से बाज नहीं आ रहा। एक बार फिर सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए वर्किंग बाउंड्री पर बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज 4 सेक्टर्स में जंगबंदी की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी पर सख्त तशवीश का इजहार किया और भारतीय हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा बुलाकर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानी करवाई उन्होंने, और एक और अहम पैगाम भी जारी किया कि नामूस रिसालत पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और वज़रा को हदायत भी जारी की कि वो यूरोपीय यूनियन के हवाले से बयानबाजी पर मोहतात रहकर बयान दें। कराची में इलेक्शंस के बाद एक नई बहस छिड़ चुकी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने NA 249 में दोबारा वोटों की गिनती के लिए नून लीग के मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त की समाअत की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त पर NA 249 में वोटों की दोबारा गिनती 6 मई को सुबह 9 बजे करने का इशारा दिया है। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एक बयान सामने आया है कि बिलावल भुट्टो ने समाजी राब्ता की एक वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा है कि साबका नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेंगे। मुस्लिम लीग नून के आला अहदेदारों की तरफ से भी मुख्तलिफ बयान गर्दिश कर रहे हैं। इन तमाम तर इशूज पर बात करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार जनाब चौधरी खादिम अली मांडला साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर, कल हम इंडिया के हवाले से बात कर रहे थे और आपने, मुझे अभी भी याद है कि आपने जिक्र किया था कि इंडिया जो है वो अपनी बाज नहीं आएगा और खुद ही बीच में किसने कोई पंगा लेना है, और आज हमने देखा कि सीज फायर की इसने खिलाफवर्जी की और शेलिंग की। तो क्या कहते हैं आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अलीबा। देखो, हमें तो इसके अज़ाइम का, बिलखुसूस नरेंद्र मोदी की जो औकात है उससे हम वाक़िफ़ हैं। इसकी सोच, इसका मंशूर, एक एक लम्हे से हम वाक़िफ़ हैं कि अभी ये अपनी तमाम तर कमजोरियाँ वो कोरोना के हवाले से जो बंगाल में उसने पूरे तरीके से जो इलेक्शन हारा है 294 से मेरा है 200 से ज़ायद नशिस्तों के ऊपर जो है वो इलेक्शन ममता बनर्जी ने वो जीत लिया। बिल्कुल, तो मेरा ख्याल पूरा भारत जो है इससे बेदार है, तंग है। तो वो जो उसका एक दिखता है कि जब भी ये अपनी नाकामियों में डूबते हैं, परेशानियों में, और गुड गवर्नेंस काम की चीज़ होगी, जुल्म और जबर के अलावा इनका कोई काम नहीं। तो मेरा ख्याल है कि अभी पूरे मुल्क के सामने जो है ना वो भारत में एक खुल के सामने आ गया कि इसने मुल्क को दाव पे लगा दिया। उसका स्टेट, उसकी सलामती, बल्कि उनका हेल्थ सेक्टर पूरा बैठ गया है, अस्पतालों, फिर करप्शन के जो होते टाटा वाटा ग्रुप जिसको काम कर रहा था। तो मेरा ख्याल है वो सारी जो है कमजोरियों को छुपाने का भारत बीजेपी के पास सिर्फ एक ही एजेंडा है कि दोबारा जिस तरीके से 2029 में उसने पूरे भारत में जो चूरन बेचा, पाकिस्तान का खौफ दिला करके पाकिस्तान जो है ना वो भारत को नहीं छोड़ेगा। यही उनको डर के मैं आपका बहुत तकड़ा चौकीदार, जबकि सबसे कमजोर बुज़दिल जो बनिया है, मेरा ख्याल है कि यही वो सबक जो है ना अपने भारत को पढ़ाता है। तो हमें कल ही जो है ना, जब इन्होंने एक गलत रिपोर्टिंग की मीडिया ने कि पाकिस्तान ने सीज फायर की वायलेशन की है, जबकि हमने तो कभी पहले भी नहीं की, यही करते हैं। तो उसकी खबर से ही हमें ये जाहिर था कि ये जो है बात अभी नहीं आई। मेरा ख्याल है कि आज वो सामने चीज़ें सारी खुल के आ गई कि इन्होंने जो है ना जो है खिलाफवर्जी की, फायरिंग की। हमने जो उनका नाज़म इधर बैठा हुआ वो बस जो मंगूल उसको एहतजाज के लिए दफ्तर खारजा उसकी तलबी कर ली, फिर उसको मरासला फैला दिया। तो ये मरासलों से मेरा ख्याल तो अमन के ख्वाह है ना सर, वो यही कहते हैं। आप कौन सा अमन है? ये ऐसे भीख मांग के जो है ना वो काजियों की तरफ तो भी अमन में जालिम क्या जुल्म रोकना पड़ता है। उसके आगे जो है ना वो एक कवि जरूरतमंद जो है बयान कि इंसान के बच्चे बनो, अगर ये रोजाना जो है तुमने शराबते मदना की
मेरा ख्याल है भी ये बड़े को उसको बुला लिया जी, दफ्तर खारजा तलबी हो गई है जी, ये मरासला दे दिया जी। तो ये तो जब से ये उनकी अमोटाप हुई है चीज पर, तो मैं तो कह रहा हम जो है वो बड़े दौर में जाने शुरू हो जाते हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी काम कर रही है। कौन सी डिप्लोमेसी है ये? मुनाफिक बंजे के साथ कौन सी डिप्लोमेसी कि वो जुल्म भी करे और आप जो है उसको डिप्लोमेसी का नाम दो। वो कश्मीर में बंदे मारो, आप डिप्लोमेसी करते रहो। मुझे बताएं ये क्या करना, क्या इसको लगा हमने? सर अभी आपने बंगाल के ये जिक्र किया कि जो इलेक्शंस हुए हैं और जो मोदी को शिकस्त हुई है, आपने जिक्र किया। मुझे क्या बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि इस इलेक्शन के बाद क्या नजर आता है कि जो इंडिया का सियासी जो उफक है उस पर कोई नुमायां तब्दीली नजर आएगी हमें? देखो बात पता क्या है, बात यह है जबर और जुल्म का दौर हो रहा है हर जगह। पहले भी ऐसे ही था। पहले 5 साल जो नरेंद्र मोदी जी घूम रहे थे तो कतर था, वो जो बुनियादी हकूक अवाम को देने थे उसमें तो वो नाकाम रहा था। लेकिन एट दी एंड उसने जो पुलवामा का ड्रामा किया, ड्रामा करने के बाद पूरे मुल्क की सोच कन्वर्ट कर ये चुनाव उनका बिकता और वो बेचते, और उनका जो हुक्मरानी है वो तो जुल्म के ऊपर कायम है। तो जुल्म तो उनका काम नहीं हो रहा ना। जो बात हम बार बार कहते हैं कि ये यूरोपीय यूनियन के जो इजलास होते हैं वो देखते हैं पाकिस्तान के ऊपर एक चार्जशीट नमाज जो है वो रेजोल्यूशन पास करते हैं। तो मुझे ख्याल है कि भारत में ये बाबरी मस्जिद जो है ना उसको गिरा देना, जला देना, मुसलमानों की मस्जिदें अदमियतों के साथ जुल्म जिंदा जो है जलाना, घर उनके जला देने का मुझे लगता है कि यहाँ तो कोई भी यूनियन सामने आता ना, कोई इंसानी हकूक की तंजीम सामने नजर आता है, ना यूरोपीय यूनियन को नजर आता है। एक वाक़ में मुत्तहिदा में इनकी करारदादें पड़ी हैं हुकूमत तस्वीर की, उनके ऊपर अमल मुझे पता है कि ये दौरा में आप नहीं, ये तो दुनिया को देखना है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ये देखिए किसी बात के ऊपर इतबार ना करे। तो क्या ये नहीं आपने समझते कि मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर पे करता है कि इनकी एक मोनोपोली बनी हुई है कि एक तरफ मुस्लिम वर्ल्ड है उनके, स्पेशली हम पाकिस्तान की बात करते हैं, एक तरफ वो हैं और एक तरफ ये यूरोपीय यूनियन है, भारत है, इनके इत्तेहाद हैं, इनकी सारा। तो आप क्या समझते हैं कि इनका मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर तो नहीं है ये? देखिए बात ये है कि ये तो नजर आ रहा है ना कि इसमें तो शक वाली बात ही नहीं कि नरेंद्र मोदी में तो इतने तपड़ नहीं या भारत में तो इतने तपड़ नहीं कि इसके साथ बैनर अवामी बैक है। ये अभी पकड़ बच्चा बना हुआ है उसका, अमेरिका का, इसराइल का, ये तो सारी दुनिया के सामने है कि बैनर तो आमिर जितना को फाल है वो इसको सपोर्ट कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। तो वो आंखें बंद है ना कि यहाँ तो कोई एक केस 0.001 भी जो है वो अगर वाकया हो जाता है तो वो कैसे पूरी दुनिया में हाईलाइट होता है कि पाकिस्तान में जो है वो किसी अक़लियत के साथ, जबकि जहाँ हमारा जो मजहब इस्लाम है, हमारा मजहब इस्लाम तो अपने से बढ़ के दूसरे मज़हब का एहतराम कर। मांडा साहब, खान साहब के उन्होंने 3 इजलास किए और एक मुश्तरका एजेंडा सामने आया कि नामूसे रिजालत पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हम हमेशा ही बात करते हैं कि मुज़ाकरात की हद तक और बातें बयानबाजी की हद तक तो ठीक है, कोई सॉलिड कदम लेना ज़रूरी है। अभी जो उन्होंने जो इक़दाम किए हैं उस पर क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान में जो नुमाइंद जो हुक्मरानी करता है, जो भी वज़ीर आज़म है, ये है जैसे पहले हैं, तो पहले उन्होंने मेरा हाल एक दफ़ा कोशिश की थी कि वो नमूसे रसालत की वो शेक कर निकालनी, और उसका हाल और हशर उन्होंने देख लिया कि वाम पाकिस्तान ने जो है ना वो किस तरीके से उनको रिजेक्ट किया। और हालांकि उनके वो बड़े बड़े मजबूत 30-30 साल से जो है वो हुकूमतें की, तो वो नहीं ठहर पाए। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में अगर किसी ने हुक्मरानी करनी है तो इस एजेंडे से तो 1 सेकंड के लिए नहीं हरकत कर सकता, लेफ्ट राइट नहीं निकल सकता। कैसे निकलेगा? उसकी वजह यह है कि मैं तो वो सुनता हूँ, मुझे बड़ा वो ख्याल आता है कि बड़े बड़े मीडिया में जो है ना बैठ के वो भाषण दे रहे होते हैं लोगों को कि जनाब अली यहाँ असला जो है ना एक मुंतखब हुकूमत को जो चंद लोग जो है ना वो मजहबी वो आकर डिक्टेट करते हैं और अपनी बातें मनवाते हैं। तो मैं इन जो है ना वो मीडिया के ऊपर बैठे हुए लोगों जो तरह तरह की जो है ना वो बातें करते हैं, तो मैं उनको बताऊं कि जितने वोटों से जो हुकूमतें कायम है ना, इतने तो मेरा ख्याल है वो तरीके लब्बैक के जो अमीरुल मुजाहिदीन जो अल्लाह को प्यारे हो गए उनके जनाजे में ज्यादा खलकत थी। ये किसी को खाम ख्याली नहीं होनी चाहिए कि वो चंद लोग नहीं जितने आप मिलते समाजते खरीदो फरोख्त जेल साजी धांधली करके
जो है ना वो इलेक्ट होकर जो है ना वो हुक्मरानी करते हैं, उससे ज्यादा अवाम जो है खुद पता नहीं किस किस मुल्क से फ्लैटें लेके, गाड़ियां लेके, अपने खर्चे करके 2-2 दिन जाके जो है ना वो जनाजों के ऊपर जो है ना वो जमा हो जाते हैं। मेरा ख्याल है ये मुल्क को सामने तारीख याद होनी चाहिए कि ये जो बात कर देनी कि चंद लोग आते हैं और वो डिक्टेट कराते हैं और बस भी अपनी ये तो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद और रसूलुल्लाह, कि ये तो मुल्क बना ही अकल अलैहिस्सलाम के नाम के ऊपर है, कलमे के नाम के ऊपर जो है वो मुल्क बना हुआ है। तो ये वजीर आजम हो जो आने वाला हो, जो इस बयान के ऊपर इस एजेंडे से एक लम्हे के लिए दाएं बाएं होएगा, अब वहां उसको पता नहीं कहाँ फेंक दे। सर क्या ये इंटरनेशनल फोरम्स पे बात करना, ये इमरान खान का पहले भी यही हम सुनते आए, ऐसी बात नहीं है, वो इस बयान से बिल्कुल मुतफिक पहले भी थे, अभी भी हैं, और हमारी दुआ है और पूरा मुल्क इस बयानी के साथ उसके साथ खड़ा है। बिल्कुल ये नहीं कि चंद जो है वो जो इधर बैठ के भाषण देते हैं, अगर उनकी राय नहीं है तो उसका एतराज ही, लेकर पूरा मुल्क इस बयानी के ऊपर जो है कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, ये इमरान हो या कोई और हो, उसके साथ खड़ा हो जाता है। ये एक ही तो हमारा नारा है कि नमूसे रसालत के ऊपर हर बशर जो है ना वो इकट्ठा हो जाता है। अल्लाह को 100 इख्तलाफात होते हैं, कोई मसलक के, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है, कोई अहले तशी है, कोई बरेलवी है, जो कितने हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलाम की नमूज के ऊपर सब यक जाओगे, सबका एक ही मौक़िफ़ है। तो बीच में जो है ना वो अगर किसी तरीके का किसी को शक है तो मेरा ख्याल पहले उन्हें निकाल के देखे भी, और क्या रसवाई, क्या धक्के, दलील, इज्जत उसी को मिलती है। बात यह है कि इसमें अदीबा मैं आप दूसरे जब जो भी इस एजेंडे के ऊपर बात करते हैं वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, उनका चर्चा बुलंद करने का वादा तो अल्लाह की जात कर चुकी है। अल्लाह कुरान में फरमा चुका है वरफ़अना लका ज़िक्रक। तो हम तो जो जिक्र करते हैं, आका अलैहिस्सलाम के ऊपर जो दुरूद और सलाम पेश करते हैं, तो हम तो अपने गुनाह बख्शवाते हैं, अपनी बेहतरी करते हैं। उनका मुकाम तो अल्लाह ने बना दिया। तो जो अल्लाह के बयान के साथ अपना बयान मिलाता है, तो मेरा ख्याल है वो अल्लाह की सुन्नत अदा करता है, वो अल्लाह की सुन्नत अदा करता है, और अल्लाह उनके मुकाम बुलंद फरमाता है, अल्लाह उनको इज्जत अता फरमाता है, क्योंकि तमाम इज्जतें आका अलैहिस्सलाम के ऊपर उनके नाम के साथ जुड़ी हुई है। तो जिसने इस बयान से हटना है तो उसने ख्वार होना है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। वो होके देख ले, जरा अगर किसी की मुनाफकत, कोई भी मुनाफकत करके भी अगर ये मुनाफकाना भी बयान देता है या दुनियादारी हासिल करने के लिए जरा सी उसके दबाव में अगर कोई लेफ्ट राइट की सोच है, तो मेरा ख्याल वो ख्वार होगा। तो मेरा ख्याल है पूरे मुल्क ने वेलकम किया इसके बयान के साथ, और पूरा मुल्क साथ है, घबराने की तो जरूरत ही नहीं है। यहाँ हम कहते हैं कि यहाँ घबराने की किसी को जरूरत नहीं। आका अलैहिस्सलाम की नमूज के साथ आप अलम को बुलंद रखें, पूरी दुनिया को पैगाम दे। तो मैंने कल भी कहा था कि 3 चीजों में कंप्रोमाइज कीजिए। आप नमूज से रसालत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं, वतन अजीज के ऊपर मुसलमान तो नहीं कर सकते, कोई कंप्रोमाइज नहीं। जो मुनाफिक, गद्दार, जो भी इस मुल्क के ऊपर जो है बुरी नजर रखता है, उसकी वो आंखें निकाल दे, वो पूरी दुनिया में से कहाँ भी कोई ना हो। और कश्मीर के शहीदों के साथ बार बार मैं कहता हूँ, क्योंकि हमने 72-73 साल, मुझे पेटों के ऊपर पत्थर फाके काटे, जी हम मुआशरत कमजोर, लेकिन हमने अपने डिफेंस को स्ट्रेंथन किया। किसके लिए किया था? कश्मीर हासिल करने के लिए किया ना। तो अभी हमें हुकूमतें आके मुज़ाकरात बता देती है। तो वहां को 73 साल अगर ये मुज़ाकरात ही करने थे तो 73 साल को चाची की रोटी तो खा लेते आप लोग। कि हर साल जो है ना वो पूरा दुनिया, अभी 5 फरवरी की जो कश्मीर डे मना लो, फलाने मना लो, पूरे मुल्क को धूप में खड़ा करो जी, आओ धूप से को बैठ के। इससे क्या फर्क पड़ता है हमें? हमारा क्वेश्चन तो ये कि आपको अपनी जो है ना वो रेड लाइन ड्रा कर दी है, आपने कश्मीर हासिल करना है। कैसे करना है ये हुक्मरानों को सोच रहे हैं कि 73 साल में हम जो अब नहीं कर सकते, तो क्या कमी है, क्या कमजोरियां हमारे ऊपर? कुछ तो है ना, जिस तरफ आप लोगों ने सोचना चाहते हैं या आगे बढ़ना आप लोगों ने। जब नहीं बढ़ेंगे, आपके दिमाग में पता नहीं किसने चटनी खोल के पड़ा दी है कि आप मुज़ाकरात कर लें, डिप्लोमेसी कर लें,
डिप्लोमेसी क्या होती है? सर आप किसी तजवीज़ पे बात करेंगे कि ये करना, रेड लाइन की जब आपने बात की तो ये अभी ये स्ट्रेटजी करनी चाहिए, इनको ये करना चाहिए कि इन मसाइल को हल करें, हुक्मरानों को क्या करना चाहिए, क्या तजवीज़ देते हैं आप? क्या देखिए जी, हुक्मरानों को 3 मैंने रेड लाइन दी है ना। आपने पहली बात तो ये है कि जो भी हुकूमत है अगर वो अपने वसाइल के अंदर रहकर अपने मसाइल हल नहीं कर सकती तो उसको हुक्मरानी का कोई फायदा नहीं। मतलब कि उनको रिजेक्ट किस लिए किया, पीटीआई को क्यों बात लाई कि मुल्क का सत्यानाश उन्होंने किया, बेड़ा गर्क किया, मकरूज किया। लेकिन ये भी हुकूमत उसी तरीके से कर दे, कुछ तो मजबूरन ले रहे हैं क्योंकि वो जी किस्तें दे रही हैं, किस्तें देने के लिए कर दे, फिर सूद चढ़ता जा रहा है उसको उतारने के लिए कर दे। यानी कि आमदन आपकी 1 रुपया है, खर्चा आपके 2 रुपये है, तो भाई आपके जब वसाइल नहीं बढ़ रहे, आपकी आमदन नहीं बढ़ रही तो आप अपने अखराजातों को कम करें। अभी तो हालात वैसे खराब हो गए, इसको ठीक करने में भी टाइम नहीं, मुझे बताएं ना, अखराजात तो कम नहीं हो रहे ना, कहाँ काम हो रहे हैं? किसी एक जगह के ऊपर मुझे बताएं कि फैक्ट्रियां देखें, आप प्राइवेट सेक्टर को देख लें कि भाई जब नुकसान हो रहा है तो वो क्या करते हैं, लोन साजन करते हैं, बंदे निकालते हैं, तनख्वाहें कम करते हैं, भाई हम इतनी नहीं दे सकते। तो यहाँ क्या है, यहाँ हराम का माल है, कर्जा लेना और बांटना है, अभी तो बहुत सारे इदारों को प्राइवेटाइज करने की बात लोगों में बांटना है। तो भाई हिम्मत करें। मैंने पहले कई दफा कहा कि सबकी ये मदीना रियासत का जो है ना वो नाम और दारा वो सुनते रहते हैं, तो मदीना रियासत में एक जैसी तरह करते 15,000, अभी 17,000 है ना मुलाजम की, तो सबकी कर दो, करो ना बढ़ा देगा, फिर मैं देखूंगा कि इस मुल्क के साथ मोहब्बत जो है वो किस किस को है। ये वहां बैठ के 20-20, 25-25 लाखों की तरह लेकर, और इनकी काम कारकर्दगी क्या है इनकी, कि जो भी जिस अदारे में बैठा है, अब वहां पुलिस के अदारे में लोग बैठे हैं तो क्या है शरा पुलिस का, क्या पाकिस्तान की अवाम मुतमईन है? इलेक्शन कमीशन एक अदारा, क्या अवाम पाकिस्तान उस पर मुतमईन है? FBR है उससे मुतमईन है? FIA नैब से मुतमईन है? अदलिया से मुतमईन है? ये जितने अदारे हैं कोई एक बंदा मुझे बता दो कि इन अदारों के ऊपर मुतमईन हो। और इनकी मराहत देखें, इनके टॉर टप्पे, वो कल वो देख नहीं रहे थे, वो जाते वो कह रही थी वो फरदौस कौन औरत वो सियालकोट की, फरदौस वो सियालकोट में को जी AC की गाड़ी, वो भाई AC की गाड़ियों में मत बताओ। ये हुकूमतों का काम है कि जब कमजोर हुकूमत है, मस्जिद कमजोर है, तो एक ऑर्डिनेंस निकालो कि किसी सरकारी दफ्तर में एयर कंडीशन नहीं चलेगा, वो प्राइम मिनिस्टर हो, वो चीफ हो, वो किसी भी इदारे में क्यों ना, बंद करो। लोगों को बताते हो आके भाषण, ये अवाम को बेवकूफ ना बनाओ। आप हुकूमत हो, जब हुकूमतें होती हैं तो वो एक नोटिफिकेशन कलम की ताकत को इस्तेमाल करती है। ये नहीं कि लोगों को आके बताया वो AC में बैठे हैं, जब AC आपने दिया तो बैठेंगे नहीं। निकालो गाड़ियों में, तमाम गाड़ियों से एयर कंडीशन निकाल दिए जाए, ये ऑर्डर आता अवाम में पाकिस्तान खुश होती कि ये ऑर्डर ठीक है। अभी ये दफ्तरों के जो है दरवाजे खोलेंगे, पहले तो ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट ये दफ्तरों के दरवाजे नहीं खोलते, कहीं वो गर्म हवा बाहर से ना आ जाए। एग्जैक्टली। तो जब ये हुक्म आ जाएगा कि इनकी गाड़ियों के एयर कंडीशन निकाल दो, इनके दफ्तरों में, तो मैं देखता हूँ कैसे मुल्क नहीं सीधा होता, और करोड़ों अरबों का जो है बिल बिजली के इनके निकाल के देखो, और वापडा के सारे तारे डिफाल्टर हो जाते हैं। कौन जलाता है? 10-10, 5 सैकड़ों के साथ AC लगे हो, और आना दरवाजा ऐसा बंद करना नीचे से ऊपर से, जहां को हवा जरा गुजर रही हो ना, और वहां भी नीचे को फोम शोम लगाते हैं कि लगाओ को ठंडक जो है वो ना काम हुआ पर। तो ये हुकूमतों का काम बोलना नहीं या बताना नहीं है, इसी में सी उनका काम है ऑर्डर। लेकिन ऑर्डर करें कैसे? अगर करेंगे तो इनके भी बंद होंगे, बंद हो जाएंगे। जब इनके बंद होंगे तो बच्ची कहेंगे भैया हमें पसीना आ रहा है। जब पसीने में बैठ नहीं सकोगे तो जब हुक्मरान मुझे बताए कि अमल करवाए कि ये देखेगा मुल्क आपका किस नहज पे पहुंचा। ये अय्याशियां जो है ना इनकी सबकी, हुक्मरान जब खुद अमल करते हैं तो तब हम अमल करते हैं। जब खुद आप इनकी गाड़ियां, जब इन ये हुक्मरान है, इनकी गाड़ियां देखो कितने कितने सीसी, कितने कितने पावर के AC लगे हुए गाड़ियों में, और ड्राइवर बेचारे साहब आ रहा है जी, वो पहले ही आधा घंटा स्टार्ट कर देता है। कौन सा बाप के घर से तेल डाल रहे हो? सरकार का तेल है, 4-4 घंटे गाड़ी साहब बैठा है, गाड़ी स्टार्ट है जी, वो ज्यादा ठंडी रहे।
साहब जो आपके आके बैठेगा, नवाब बैठेगा जनाब, और गरीब, ये पैसा किसका है? पैसा उस गरीब के टैक्स पेयर का जिसके पाँव में जूता नहीं। तो ये पीटीआई की हुकूमत में आप नहीं समझते कि एफबीआई की कारकर्दगी थोड़ी सी बेहतर हुई है? तो क्या बेहतर हुई है एफबीआई? ये क्या बेहतर है? मैंने बताया ये कोई बेहतरी नहीं है, ये धोखा है, लफ्जों का गोरख धंधा है, झूठ बोल बोल के अवाम को तसल्लियां देना है। बात यह है कि अभी 112-13 बिलियन यूएस डॉलर के आप मकरूज हो चुके हैं इंटरनेशनली, 95-96 अरब के ऊपर आप आए थे। क्या बेहतरी है? आप जब अगर बेहतरी है तो फिर आपकी टांगे क्यों खड़क दी है यूरोपीय यूनियन की स्टेटमेंट से या IMF की स्टेटमेंट से? इसका मकसद है तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है और तुमने अय्याशियां अपनी बंद नहीं कर दी है और कर्ज ले लेकर गरीबों के ऊपर महंगाई कर दी, और फिर गरीबों को समझने हम बड़ी गरीब और आवाम खुद ही तो लेके आए हैं। सब्सिडी किधर से देते हैं ये मुझे बताए ना, वो वही आवाम का पैसा सब्सिडी। सब्सिडी का जो कंसेप्ट ही गलत है। मुझे बताओ कि पूरे मुल्क में एक शहर है, एक जिले में या 2 शहर है, उसमें लाखों आवाम है, लाखों, और उसमें चंद 100 बंदा आके बेनिफिशियरी हो जाता है, तो असर उसका किसके ऊपर पड़ता है? तमाम गरीबों को, जो वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, जहां सड़कें नहीं है, बसें नहीं जाती हैं, वो पैदल कहाँ, और साइकिलों के ऊपर फिर इलेक्शन होते हैं, फिर पीटीआई की हुकूमत आ जाती है। हुकूमत जिसकी मर्जी है, पहले आई है तो उन्होंने क्या किया था, इसने क्या किया, ये सारे चोर बाहर फिर रहे हैं, डाकू, इनको बंद करने के लिए इनको वाम लाए थे, उसमें ये काम रहे हैं। इसलिए नकामी क्या करनी है, इसमें 70% तो घुस बैठी है, वही है, कोई जगीरा ग्रुप है, कोई खुसरो पता नहीं कौन सा ग्रुप है, कोई फिर ये मेडिसन ग्रुप है, चीनी चोरी, गंजम चोरी, मेडिसन के जो है स्कैंडल, फिर आधे 70% तो वो है जो ऑलरेडी जो है ना वो उसके लैब से दुकान। फ्यूचर में आप क्या देखते हैं कि आप क्या समझते हैं कौन सी पार्टी हमें ऊपर नजर आ रही है? मेरी पार्टी अभी पार्टी का कुछ भी, अभी तो देखो चोरों का राज है। अगर ये चोर जेलों में जाते, जो मफरूर आजम जी को बयान शयान देते, फिर ये सब स्कैंडलाइज है। तो सर स्कैंडलाइज तो सारे होते हैं, जाते हैं, आ जाते हैं, जेलों में रहेंगे तो हुक्मरानी यही करेंगे ना, और किसने कर दी? अवाम जो है ना वो उन्हीं की खुशामद करेगी। वो शायर इंडिया का वो बड़ा प्यारा शेर है उसका, वो क्या कहता है? कहता है बन के एक हादसा अखबार में आ जाएगा, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो ना हो सका वो अखबार में आ जाएगा। चोर और चक्कू की करो कदर, मालूम नहीं कौन कल किस सरकार में आ जाएगा। तो जब चोर चक्के बंद नहीं होंगे, वो इनको फांसियां नहीं लगेगी, तो चोर चक्कू की हुकूमत होगी, दुनिया फिर उनकी जो है ना वो खुशामदों के पीछे लग गई, जनाब तुम्हारी हुकूमत आ रही है। जब चोर हुक्मरानियां करेंगे तो आपको तवक्को क्या है? डाकू हुक्मरानियां करेंगे तो आपको तवक्को क्या? डाके ही पड़ेंगे। मनी लॉन्ड्रर अगर आप घूमते करेंगे तो मनी लॉन्ड्रिंग ही होगी। अगर मुझे ये बताओ कि ये सारे डाके मारने वाले जब बाहर हैं तो हुक्मरानी इनका मुकद्दर है, तो जब मुकद्दर इनका है तो फिर अवाम का तो मुकद्दर नहीं जाग सकता। फिर डाकू के डाके, कातलों का डाके, अगर ये सामने मॉडल तो उनको कोई अदालत इंसाफ नहीं दे सकती, तो कौन सी अदालतें बताओ ना, कौन से टॉपिक पर आते हैं सर? ओआईसी के इजलास में मुझे ये जो सऊदी अरब अगर पाकिस्तान का साथ देता है इस मामले में, हम देखते हैं दूसरी तरफ ये इसराइल और अमेरिका के शिकंजे में भी जकड़ा हुआ है सऊदी अरेबिया, तो उस पर क्या असर पड़ेंगे? देखो बात ये है कि ये सऊदीया ने क्या साथ देना, हर बंदा अपने ही साथ देता है, कोई पाकिस्तान का साथ। मुस्लिम ममालिक का तो एक मुस्लिम ममालिक का हाल देखा, इसराइल को तस्लीम करके बैठे हुए हैं, कौन से मुस्लिम ममालिक की बात करते हैं? सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात ये है कि इन लोगों ने दौलत को अपना मजहब बनाया हुआ है। जब बंदा दौलत का पुजारी हो जाता है तो उसके आगे मजहब की क्या हैसियत रह जाती है? वो अपने ऐशो इशरत में बादशाह कायम है, तेल के कुएं चल रहे हैं, उनको परवाह नहीं है, परवाह नहीं है तो यहां तक पहुंचे हुए। तब भी तो अमेरिका का वो ट्रंप का बयान नहीं सुनते रहे, आप क्या कहता रहा वो कि 2 हफ्ते जो है ना इनकी हुकूमत हमारे बगैर जो है वो खड़ी नहीं रह सकती। तो कहां इनके वो तेल के कुएं और वहां कहां चली जाती है बातें फिर? तो बात यह है कि अभी तो इनको खुद सोचना है, नहीं सोचे तो सोचने में मजबूर हो जाए। अभी जब से जो बाइडन आया और ट्रंप का तो पूरा वो बिहार बना हुआ था ना ये सलमान, तो अभी जब से आया तो अभी इसका जो है ना वो सर्वे को पानी पड़ा है कि भाई नहीं। और हम तो पहले से कहते हैं हमारी तो जो मोहब्बत है उस सरजमीन के साथ, आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम का रोजा मुबारक वहां,
खाना काबा वहां, अल्लाह का घर वहां, हम तो उस घरों के ऊपर जो है ना 12 मिटने को तैयार है। हमारी कोई लालच की दोस्ती नहीं। वो सऊदीया कहे ना कहे, जब भी कोई ऐसी जरूरत पड़ेगी तो ये पाकिस्तानी अवाम ये बिल्कुल ब्रेक नहीं करेगी, अपनी जाने देगी। देखकर ये सऊदी अरब की ओर को सोचना है कि उसको आगे बढ़ के ओआईसी में हमने देखा, ओआईसी में उसने कहा क्या करदार था। अभी मकबूजा कश्मीर 5 अगस्त 2019 के बाद कितना जो है वो दरखास्तें की कि भाई आप ओआईसी का जो है ना वो इजलास तलब करें, तमाम इस्लामी मुल्कों को बैठाकर एक स्ट्रांग मजबूत जो आवाज है वो दुनिया तक। सर ये तो रोज की कहानी बन गई। अव्वल तो नहीं किया ना, हमारी तो ख्वाहिश है ना। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर ने देखो कल भी तमाम इस्लामी मुमालिक के जो सफरा हैं, जो सफीर है, उनके साथ भी यही बात रखी कि भाई इस्लामिक फोबिया के ऊपर जो है ना वो काम करना है, मिलकर करें। प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि मैंने खत भी लिखे, देखा ना, ये पीछे देखा नहीं कि जो हमारे साथ हाल होता है कि वही मोहम्मद बिन सुलेमान उन्होंने क्या कहा कि जो $3 अरब दिया मैं वापस करो। दूसरे दिन दूसरे दुबई ने भी यही डिमांड कर दी और मुल्क भी सामने। वो तो चाइना से पैसे पकड़े, हमने उधर से उधर कर दिए। फिर मुझे बताया कि इनका एक ही गिलाफ। फिर क्या कहा उन्हें प्राइम मिनिस्टर को, यहां तक कह दिया कि ये जो 30 लाख पाकिस्तानी यहाँ काम करते हैं, मैं इनको पता नहीं जो किस तरीके से समुद्र में फेंक दूंगा। इतने सख्त लफ्ज किनके कहने पे, कफार के कहने पे, कि यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले हदीस उसको बार बार बयान करते हैं, अल कुफर मिल्लतुन वाहिद। वह सैकड़ों खुदा हैं जिनके वो एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सब बिखरे हुए पड़े हैं। तो जो एक खुदा को मानने वाले हैं वो किसी की जान को बैंसरी इसराइल के साथ बज रही है, किसी अमेरिका के साथ, तो बरतानिया के साथ, पता नहीं कौन कौन से उधर इनाम है। ये बुद्धि कातल मुसलमानों का शलग कर करके तबाह कर दी है। और यही देखो ना, ये तबई में कौन कौन आपने भी बयान किया, तभी जो है वो उधर मंदिर बनाने की बातें कर रहे हैं, वो यहाँ मस्जिदें करा रहा है। ये भी इस्लामी मुल्क भाई, ये मैं कहता हूँ तमाम इस्लामी मुल्क से जो इनके हेड है, ये बादशाह बने फिरते हैं, तो बादशाहों को सोचना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको मकाम दिया है, आपके यहाँ जो है ना वो दौलत के बता को फरमानी है, इज्जत के साथ आप वक्त गुजार दीजिए। सारी चीजें खुदा के पास है, जब ये खत्म हो जाएंगी तो फिर क्या से करेंगे? फिर ना अल्लाह रहा ना अल्लाह का रसूल, दुनिया आपसे वैसे लोग छीन छान के ले जाएंगे, क्या करेंगे वो? सर अभी आपने अपने अपने किरदार की बात की कि हर एक बंदा अपना किरदार अदा करे, हर एक जो कम्युनिटी है अपना किरदार अदा करे। जब हमने सऊदी अरब की बात की, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वज़ीर आज़म ने जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाई और इस तरह के जो उनके बयानात सामने आए, अभी यूरोपीय यूनियन की तरफ से आप क्या समझते हैं कि जो बयानात हैं क्या आना बंद हो जाएंगे? अब उनकी तरफ से देखें, होलोकास्ट पर बात वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, हम जब भी उनके खिलाफ बात करते हैं, हमारे नबी की शान पे या हमारे दीन के बारे में बात की जाए तो हमें खामोश रहने का कह दिया जाता है। तो इस सारे सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं? देखो, बात यह है कि उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया ना, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर, हुकूमत हमारी, इनका काम है असेंबली का इजलास बुलाकर एक करारदाद अपनी ठोस किस्म की पास करें। और ये 3 मैसेज जो मैंने दिए ना, इनको तीनों को रेड लाइन बनाए कि आका अलैहिस्सलाम की नमूस, नो कॉम्प्रोमाइज, कोई 295 सी के ऊपर बात नहीं कर सकता। और अगर कोई बात करेगा तो इसको रौन देगी ये वाम। ये तो गलत फहमी होनी नहीं चाहिए किसी को, लोग ज्यादा दे देंगे। ये सारी दुनिया जो है ना, ये कोई दौलत के लिए जिंदा नहीं है, इस दुनिया की पुजारी नहीं है। ये को हम जीते थोड़े, हम तो आका अलैहिस्सलाम के लिए जीते। कोई ये पैगाम दुनिया को जाए कि किसी को जरूरत नहीं है को इस मसले में जो है ना कोई ख्वाहिश रखता हो या किसी को ख्वाहिश पूरी करे। जब वो 2 मोर का मुतालबा करते हैं, आप आगे 9 मोर के साथ उसको जवाब दें। जब 9 मोर का जवाब जाएगा तो उनको पता है कि भाई ये रेड एंट्री है, इधर यहाँ नहीं जाना। तो ये उन्होंने करार रेजोल्यूशन पास किया, हमारा भी काम है। ट्रेड मुतासिर हो, मईशत मुतासिर हो, मुझे बताया ना कौन सी ट्रेड है? ट्रेड क्या ट्रेड है? वो 2014 से पहले ट्रेड हो ही नहीं थी ना। वो सब्सिडी है ना, वो पता नहीं क्या वो फ्री ड्यूटी फ्री करते हैं, वो भी कौन सी? ये काटन की, बाकी सारी अशिया के ऊपर टैक्स है। और काटन के ऊपर कितने कुछ 100 या जो 50-150 हो जाएगा ना, ये जो काटन के जो है जो बेलबाल का, बाकी आपका 22
25 करोड़ का मुल्क है, तो 22-23 जो है ना वो 24 जो काटर की फैक्ट्री है उनके लिए आप सबकी जो है ना वो बेच के पीछे मारोगे भारत को? ये कैसे हो सकता है? कोई असर नहीं पड़ने वाला। अभी आपने ठोस हमने अभी जिक्र किया कि ठोस इकदाम उठाने की जरूरत है। इन डेडलाइंस आपने डेडलाइन का बताया कि इन 3 पॉइंट्स को लेके इस पे चलने की जरूरत है, बिल्कुल चलने की। अभी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप क्या समझते हैं कि अगर OIC के इजलास में इन तमाम करारदाद मंजूर करवा दी जाती है तो क्या खित्ते के अमन को दोबारा से बहाल किया जा सकेगा मजहबी लिहाज से? ये देखा, बात यह है कि मजहबी लिहाज से जो पाकिस्तान है ना, ये इसको दूसरों के साथ अगर प्राइम मिनिस्टर हमारे ये सोचते हैं कि जिससे जज्बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पाकिस्तानियों के हैं, यहाँ के रहने वाले मुसलमानों के हैं, तो मेरा ख्याल है दूसरों के भी होंगे, लेकिन ये जज्बाती हद तक है, क्योंकि ये मुल्क हमने अल्लाह और अल्लाह के हबीब के नाम से मिला हुआ है, वो उस जज्बे के ऊपर इस खित्ते को हासिल किया हुआ है। जब किया हुआ है तो इसको दूसरों के साथ हमें कंपेयर करने की कोई, आपने मुझे ये साफ पैगाम है कि आप जो है ना बार बार खुद ना बदलो, इतने मजबूत खड़े पाँव के ऊपर हो जो कि लोग बदल के आपकी तरफ है। ये तो गुलामाना सोच है कि उसके कहने पे हम पीछे चल जाए, क्या चल जाए, ये कौन सी सोच है? लोग आपके पीछे चले, आप खड़े रहो, आप जकाओ ना करें। ये 3 रेड लाइन है ना, इसमें बिल्कुल उनको फर्क ना करें, तब जाकर आगे बढ़ेंगे आप लोग। सर आपने अकायद की भी बात की और जज्बात की बात की, तो मुस्लिम ममालिक के तो अकायद एक हैं, उनके जज्बात एक हैं, तो फिर उनमें इत्तेहाद क्यों नहीं है? क्या वजूहत है? अरे इत्तेहाद मैंने बताया ना कि हुब्बल दुनिया व कराहतुल मौत, तो जिन दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत आ जाती है, दौलत को वो मजहब का दर्जा दे देते हैं, व कराहतुल मौत, मौत का खौफ उनके ऊपर हैवी हो जाता है, वो असबाब के ऊपर जो है ना वो तवक्कुल रखते हैं, वो अल्लाह से तवक्कुल हट जाते हैं। मतलब उनकी प्रायोरिटीज ही चेंज हो गई हैं, दुनिया को देखते हैं। समझते नहीं ना, हालांकि अल्लाह के ऊपर यकीन तो वो है कि जब असबाब ना हो तो अल्लाह के ऊपर तवक्कुल, कि इतना ठोस इत्काद अल्लाह के ऊपर हो, यकीन हो कि आप तन्हा भी कहीं खड़े हैं तो आपको पता हो कि मेरे साथ मेरा अल्लाह है, अल्लाह मेरी मदद करेगा, तो तब अल्लाह जो है ना वो कहते हैं ना फजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं अगर दूसरे कतार अंदर। अच्छा सर, अभी इलेक्शन कमीशन के हमारा आखिरी टॉपिक इस पर बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने जो अभी 249 का अभी जो इलेक्शन हुआ और जो इसके ऊपर नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने समाअत के लिए दोबारा से अपील की, मंजूर कर ली, रीकाउंटिंग का फैसला किया गया तमाम जमातों के। आपने देखा कि बिलावल का ट्वीट सामने आया, मरियम का ट्वीट सामने आया, क्या समझते हैं, क्या ऐसे इस तरह सिनेरियो किस तरह से लेते हैं आप? देखिए बात यह है कि इलेक्शन हल्का 249 में जिस तरह से हुआ है, कुछ 683 वोटों से मेरा है वो अब्दुल कादर बदोखेल जीते और 683 वोट कम थे इसके मुफ्ता इस्माइल के, तब से फिर TLP जो है ना वो तीसरे नंबर के ऊपर थी, जबकि जो खबरें थी वो तो ये थी कि TLP के वोट ज्यादा हैं, बिल्कुल ठीक है। देखा ना इलेक्शन कमीशन में ऐसी बात हुई, राजा सलमान अकरम नून की तरफ से और लतीफ खोसा साहब जो पीपल पार्टी की तरफ से, तो मेरा ख्याल है कि जो दलाइल क्या देने थे सबको पता है कि नून लीग के जो फैसले आते हैं उनके हक में ये दसके वाला तरीकी फैसला था कि 20-22 हल्के मांगे और पूरा इलेक्शन ही उन्होंने जो है ना रीपोल के ऊपर डाल दिया, कल अदम करार दे दिया, पहला पूरा हल्का ही। फिर यहाँ वो उस वक्त तो PP वाले नहीं बोले, तो अभी मेरा PP वालों को नजर आ गया कि जनाब वो बिलावल भुट्टो भी जो ट्वीट कर रहा था कि ये एक दोबारा गिनती का जो है ना फैसला करके इलेक्शन कमीशन ने एक नई तारीख रकम कर दी है, तो आज पता चला है मुल्क को या बिलावल को कि नई तारीख तो जब भी आप कहीं भी जाएंगे नून लीग के मतलब तो तारीखों की एक पूरी सीधी, मतलब कैदी है, कैदी को बाहर भेज देती है 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर, मतलब कि एक फैसला नून का ले, वो हमजा शुबाद घर में होता है तो अदालत जो है ना वो घर से ऑर्डर कर देती है जमानत के। एक जो है ना वो मुजरमा बाहर फिर रही है, वो बाप की जो है ना वो इयादत के लिए उसने ली थी, बाप बाहर चला के और किसकी इयादत कर रही है, वो एक फैसला है। सारे मॉडल टाउन में 14 बंदे कत्ल, 100 बंदा जख्मी, तो किसी की गिरफ्तारी मुझे बताएं उस केस में, मतलब कि FIR कटने के बाद मुजरम बाहर फिरते और जमानतें भी ना कराते हो, तो जो कि एक बात है वो एक स्कैंडल है, वो ख्वाजा साद रफीक हो, ये LNG स्कैंडल हो, वो सीरीज है पूरी, तो
बिलावल को मेरा ख्याल को पहले लेकिन बिलावल भी बेनिफिशियरी उनके खैर मकदमों किस तरह से लेते हैं तमाम वालद मोहतरम, उनकी फुफ्फो जान, डॉक्टर आसम, शर्जील मेमन, ओमनी ग्रुप, पता नहीं फलूदा अकाउंट सारे ये बाहर फिर रहे हैं। तो ये पाटा सारे ये एक दूसरे के ऊपर वो कह रहा मिसाल कायम करती है। 2018 में जो है ना ऐसे हुआ था, तो उनको भी अगर खोलते तो हमें धांधली से कहा, तो मरियम ने उसी गेंद को पकड़ा और फिर मजीद ऊपर डाला कि वेलकम करते हैं हम तो बिलावल के इस बयान को कि अगर 2018 हो तो हमें जो है बड़ी नुमाइंदगी में। मेरा ख्याल है कि जितने इलेक्शन हुए हैं तमाम इलेक्शनों के ऊपर तो अभी मौका है इनके पास कि आप कोई इस तरीके की कानून साजी कर दें, ई वोटिंग की तरफ कर दें जो उनका कहना है कि इस्लाहात का तो इंतखाबी इस्लाहात का मसला ही नहीं है। उन्हें मसला देखो ना अभी कैसा बयान देते हैं नून पर, वो कहते हैं जी इस्लाहात करना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, हुकूमत का क्या काम है, हुकूमत का क्या तल्लुक है इससे। तो मेरा फाद चौधरी ने बड़ा अच्छा बयान दिया कि अगर इलेक्शन कमीशन अदारे ने काम करना है तो नैब की इस्लाहात की, फिर नैब को ही करने तो पार्लियामेंट में क्यों लाते हो। बात मुनासिब है ना उनकी तो भाई ये साथ लड़ाई है आप लोगों की इलेक्शन कमीशन की, तो क्या लड़ाई है, लड़ते तो आप हो। आपने कानून साजी कर दी है, तमाम जमातें बैठे, पूरी दुनिया में बहुत सारे मुबालक है। इंडिया आपका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटर के ऊपर काम कर रहा है, फिर जो है ना और बहुत से मुबालक है। वोटिंग पे इत्तेहाद करते हैं तो क्या समझते हैं, बहुत सारे मुल्क हैं, धांधली कंट्रोल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी अगर ई वोटिंग पे इत्तेहाद। धांधली जो है ना वोट से नहीं होती, बात सुनना, वोट खरीदे जाते हैं। अगर गाँव देहातों में हम रहते हैं ना, वो गरीब आदमी है, किसी की बच्ची की शादी है, उसको 10, 20, 50 हज़ार को दे तो पूरा खानदान वोट दे। सर 5-6 हज़ार में किसी बच्चे को एक खानदान में नौकरी देते हैं, पूरा खानदान। exactly. अगर 2 FIR हो जाती हैं, कोई बंदा उनको थाने से छुड़ा के ले आए तो वो पूरा खानदान उनका ये धांधली के ये आवाम को उस जगह पर लेके आ ये है कि जब आप तमाम अदारे इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे और अदारों की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, यानी कि अदारे यहाँ बादशाह बन जाते हैं। पता कि आप एक थाने से शुरू हो जाए, एक IT तक चले, तो जहाँ जाएंगे वो गरीब के ऊपर जो है ना उसकी छतरोल हो रहा है और बड़े को प्रोटोकॉल है। अभी देखो ना ये जो वो क्या AVC की बात कर रहे थे, तो वो एक्स जो गवर्नमेंट थी यानी कि शरीफों की, तो शरीफों के दौर में कैसे था वो भी तस्वीरें सामने दिखाई। तो भाई ये मरियम जब JIT के ऊपर आती है, पेंसिल गिरती है, फिर कैसे वो SP साहब जोकर पेश करती है, जनाब ये लो वहाँ वो जो ये क्या था वो खादमे वाला जो क्या शबाज के पाँव में कैसे बैठते थे बैरोक्रेट, पुलिस के यूनिफॉर्म पहने हुए और गुलामों की तरह वहाँ बैठते थे। तो जब आपने गुलामी उनकी करनी है, ये आपने ब्यूटी पॉलिश उनके करनी है, उन्हीं के कहने के आपने काम करें, तो कौन सा दारा पीछे रह गया। और दारा तो इतना पावरफुल हो तो जो हुक्मरान हो मौजूदा उसको भी पकड़ के उसके जुर्म के ऊपर उसको बंद कर। ये मकाम जब तक नहीं आएगा, ये आना ही नहीं है। उसकी वजह के भर्ती करने वाले ये लोग, अपॉइंटमेंट करने वाले ये, पोस्टिंग ट्रांसफर करने वाले ये, उनका पूरा फ्यूचर के वाली वारस ये बन जाते हैं, तो वो किस तरीके से इनका एहतसाब करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अभी इतनी जल्दी नहीं, ये इमरान को लोग लाए थे लेकिन इमरान का साथ सिस्टम ने नहीं दिया, वो बेचारा चीखता है, पीटता है, दाएं बाएं सर मारता, क्या टीम का भी मसला है उनकी। टीम ने सजा थोड़ी देनी है, टीम तो देखो ये सियासतदानों के ऊपर रह के कोई तवक्को करेगी तो वो तो गलत है। उसकी वजह यह है कि ये पूरा सिस्टम करप्ट है। वो तो मैं पहले कह चुका हूँ कि अभी इमरान खान है, तो इमरान खान भी तो इसी करप्ट सिस्टम के ऊपर आया ना। अभी 22 साल करोड़ों अरबों खरबों रुपया जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, क्या उन्होंने वापस नहीं कर दें? उनको मिनिस्टर नहीं लगाने, किसी को बाहर से लाके लगाता है, किसी को वो कितने तो इसके जो है वो नॉन इलेक्टेड, जिनका तल्लक ही कोई नहीं, ना जवाब से तल्लक ना कुछ, इन्वेस्टर है ना। और क्या है इनकी कोई रिश्तेदारी है, और कौन सी इनको साइंस एंड पता नहीं को पढ़े हुए हैं कि कौन सी डिग्री है कि जनाब दुनिया में को बड़ा जो है ना वो नोबेल इनाम मिले हुए हैं इन लोगों को। कोई यही थे कि जो फाइनेंसर थे, ये कोई जुल्फी फिर रहा है, कोई गिल फिर रहा है, पता नहीं कौन कौन से फिर रहे हैं इधर, तो इनका क्या तल्लक सियासतों के साथ? ये फाइनेंसर होते हैं, हर हुकूमतों में इस तरह के इन्वेस्टर होते हैं, जो अब वो हुकूमतें आती हैं तो फिर वो फायदे उठाते हैं। आपने जो है दारों में चेयरमैन लगा, ये मिनिस्ट्री ले आओ, ये मिनिस्ट्री ले आओ, ये स्कैंडल तो बाद में निकलते हैं, अभी भी नहीं कर रहे हैं। तो ये बाद में पता लगता है कि वो लोग तो ये लूट के ले जाते हैं। किस लिए आते हैं?
इसीलिए आते हैं कि मुल्क को लूटो और बाहर जाके अपने एम्पायर बनाओ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ चाहता है। आज के लिए इतना ही। कर इंशाल्लाह इसी टाइम पे दोबारा आपसे मुलाकात होगी नई टॉपिक्स के साथ, नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।